हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर के अंदर ना अभी तक बेसिक मोल्स के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे हम लोग, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स तीन तरीके से सीखे, मास के टर्म में, पार्टिकल्स के टर्म में हम लोग निकालना सीखे, वॉल्यूम के टर्म में हम लोग निकालना सीखे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछते हैं। दो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम लोग दो, ठीक है ना। एक पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एक पढ़ेंगे एवरेज मोलर मास, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन देखिए एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले जो है ना हम लोग समझेंगे आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स, ठीक है। जूनियर क्लासेस में आपने ये आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको पता भी हो आइसोटोप्स। खैर, और बिहार बोर्ड से जो लोग पढ़े, मतलब स्टेट बोर्ड से जो लोग हिंदी में पढ़े हैं, ठीक है ना, हिंदी बोर्ड से जो एग्ज़ाम दिए हैं, आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आइसोटोप्स है कि आइसो का मतलब सेम, टोप्स का मतलब पोजीशन, ठीक है ना। लिखता है कि वैसा स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है ना। लिख लिया आप, सच टाइप ऑफ स्पेसीज, डेफिनेशन लिख लिया आइसोटोप्स का, ठीक है ना। ठीक है, सच टाइप ऑफ स्पेसीज having same atomic number but different mass number या एटॉमिक मास, जो भी लिख लीजिए, ठीक है ना। बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है ना। एक ही चीज़ें पहले ही बता चुके आपको हम। बट डिफरेंट एटॉमिक मास और मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे बहुत सारा आइसोटोप्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, 1H1, एक 1H2 और एक 1H3, ठीक है ना। तो सबका पोजीशन सेम, एटॉमिक नंबर सबका सेम, सबका 1 एटॉमिक नंबर है ना, ठीक है। लेकिन सबका मास डिफरेंट, 1, 2 और 3। इसको प्रोटियम बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको ड्यूट्रियम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ट्रीटियम बोलते हैं, ठीक है। इसको P से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1P1, ठीक है ना। इसको 1D2 भी लिख सकते हैं आप, इसको 1T3 भी लिख सकते हैं आप। ये ट्रीटियम जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिव है ये, ठीक है ना, ठीक है। और भी एग्जांपल्स पढ़े होंगे आप, जैसे कार्बन का दो आइसोटोप्स, कार्बन C12, ठीक है ना, C14, ठीक है ना। तो जैसे क्लोरीन के आइसोटोप्स पढ़े होंगे 17, ठीक है ना, 35 और 17, 37, ठीक है ना। इसे पढ़े होंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स, समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में हम लोग, ठीक है। लिख लें आप इसको आप। फिर इसके बाद हम लोग एवरेज एटॉमिक मास पे आते हैं, लिख लें आप। ठीक है, चलिए। अच्छा, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका भी आपको बता दें हम, ठीक है ना। ये आपको पता भी होगा, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जनरल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एलिमेंट को ना मान लीजिए एक्स से अगर डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर इसका एटॉमिक मास लिखते हैं। ये आपको पहले भी बता चुके हैं,
अब राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं पर भी हो सकता है ये मास, ठीक है ना, इधर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास पर डिस्कशन पहले ही कर चुके हम लोग, और एवरेज तो खैर बचपन से आपको पता है, ठीक है ना, कि एवरेज का मतलब है भाई कि किसी भी मिक्सचर के अंदर हम लोग ना कुछ उस एटम के बारे में उसके एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, मतलब मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये मत समझिए कि दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ करके क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें या 3 से डिवाइड कर दें या 4 से डिवाइड कर दें तो ऐसे आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके लिए करना क्या पड़ेगा ना, मान लेते हैं क्या ना कि लेट एन एलिमेंट एक्स, ठीक है ना, हैविंग 3 isotopes. Let an element X having 3 isotopes and their masses is A1, A2, A3 and रेशियो इज N1, N2 एंड N3, ठीक है, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या ना कोई एलिमेंट X है, ठीक है ना, इसका 3 आइसोटोप्स है, ठीक है, उसका जो मासेस है वो मास जो है उसका A1 मान लिए, A2 मान लिया और A3 मान लिया, और उसका जो रेशियो है, ठीक है ना, वो मान लिए कि हम लोग N1, N2 एंड N3, ठीक है। देखिए एवरेज मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, लिखते हैं क्या एवरेज एटॉमिक मास के लिए, ठीक है ना, Na डिवाइड बाई समेशन n। ये समेशन का सिंबल है, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप क्लास 10th में आप, है ना। देखिए AP वगैरह में यूज़ किए होंगे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना, याद होगा शायद आप। समेशन ऑफ Na का मतलब क्या हो गया ना कि देखिए मास और रेशियो N1 A1, ठीक है ना, प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। यहाँ हम लोग ना क्या कह रहे हैं, 3 आइसोटोप्स कंसीडर किए, ठीक है ना, इस वजह से हम लोग N1 A1 N2 A2 N3 A3 के लिए, ठीक है। अगर हम लोग 2 आइसोटोप्स होता हम लोग के पास, ठीक है ना, जैसे क्लोरीन का था, तो हम लोग सिर्फ N1 A1 प्लस N2 A2 लेते हैं, फिर डिवाइड बाई N1 प्लस सिर्फ N2 ही होता है हम लोग के पास। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वहाँ पर आइसोटोप्स उसका कितना एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, 3 एग्जिस्ट करता है, 4 एग्जिस्ट करता है, 5, ठीक है ना, जो भी है वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ लेकिन हम 3 कंसीडर कर लिए थे, ठीक है ना। तो टोटल समीशन होगा Na का, ठीक है ना, मतलब मास का और N रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दे सकता है या फिर परसेंटेज के टर्म में दे सकता है, अभी बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में हम लोग, ठीक है ना, कि N वो क्या लिखेगा, ठीक है ना। फिर डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। देखिएगा लिख लीजिए आप इसको पहले आप, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद जो पढ़ेंगे ना हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है एवरेज से, ठीक है ना। लेकिन पहले एवरेज देखिएगा तभी आपको मतलब वो समझ में आएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो इसको समझना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। हटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। हम लोग एवरेज भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, टोटल का सम कर देते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय जो टोटल जितना से आता है हम लोग उसका डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सेम चीज़ उसी तरह से एवरेज निकाला गया यहाँ पर। देखिए मान लीजिए क्लोरीन, ठीक है ना,
और क्लोरीन का दो आइसोटोप्स, ठीक है ना, कौन कौन, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, है ना, ठीक है। अभी जो रेशियो है ना वो 3:1 है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ठीक है ना, आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। मोल रेशियो, ठीक है ना, अभी बताएंगे और हम दूसरा भी क्वेश्चन बताएंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिए बात को, हम लोग क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। क्वेश्चन यही कहेगा कि फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। अब टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इज प्रेजेंट, दो आइसोटोप्स है क्लोरीन का 35 और 37 मास का, ठीक है ना। आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग फार्मूला पर है, ठीक है ना, N1 A1, ठीक है ना। तो देखिए ये N1 है, रेशियो था ना, ये A1 मास, ठीक है। तो 3 × 35 लिखेंगे, फिर N1 सॉरी N2 1 × 37 था ना, ये फार्मूला था ना हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, यही ना फार्मूला था, N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। तो तीन आइसोटोप्स होगा फिलहाल, तो यहाँ पर दो आइसोटोप्स है इसका हम लोग, ठीक है ना। तो ये N1 का वैल्यू है, ठीक है ना, और ये N2 का वैल्यू है, ये A1 का वैल्यू है और ये A2 का वैल्यू है, ठीक है। तो पुट कर दिए हम लोग N1 A1 N2 A2, ठीक है ना, डिवाइड बाई N1 प्लस N2, है ना। तो N1 का वैल्यू कितना 3 प्लस 1, समझे कि नहीं समझे बात को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास दो ही आइसोटोप्स है, तो हम लोग ये तीसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोग का फार्मूला जो आएगा हम लोग के पास ये आएगा, ठीक है ना, N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। देखिए तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 आएगा, ठीक है ना, 10 105, ठीक है ना, प्लस 37 डिवाइड बाई 4, ठीक है। देखिएगा कितना आएगा, 7 5 12, ठीक है ना, 1 3 8 4, ठीक है, 1, ठीक है ना, सही। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 4 3 12 आएगा, ठीक है ना, 2 बचेगा, 4 5 20 होगा, 2 बचे 4 5 20। तो ये एवरेज एटॉमिक मास निकल के आया, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, कितना 35 है, जिसको हम लोग AMU से लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बस में आई ना, क्लियर है कि बात। वैसे भी हम लोग क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास याद भी किए कि 35.5 होता है ना, ठीक है। अब देखिए किसी का भी एटॉमिक मास ये पॉइंट में फ्रैक्शनल वैल्यू में आया है, ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा किसी का भी एटॉमिक मास अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू में है तो इसका इस चीज़ का ये एक एविडेंस है, ठीक है ना, ये प्रूफ है, ठीक है ना, कि वो सब्सटेंस आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तभी वो फ्रैक्शनल में वैल्यू आ रहा है, बस में आई, ठीक है ना। देखिए तो पहला टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये टाइप 1 था, जिसमें आपको मोल का रेशियो दे देगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको ना इसी तरह क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन वो परसेंट के टर्म में देगा, ठीक है। लिख लीजिए पहले क्वेश्चन को, आप लिख लीजिए इसको आप। ठीक है, अब हटा रहा हूँ इसको, ये टाइप 1 था, ठीक है ना, सॉरी टाइप 2 लिखा गया ना, टाइप 1 था ये। अब टाइप 2 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। इसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन दूसरी तरह से पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिएगा अभी मोल रेशियो नहीं देगा आपको, ठीक है ना, आपको क्या देगा, ये परसेंटेज एबंडेंस देगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बात थोड़ी समझ में आए, ठीक है ना।
तो परसेंटेज अबंडेंस देगा तो इसमें परसेंटेज जो क्लोरीन 35 जो एग्जिस्ट करता है वो 75% एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, और ये 25% एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जब भी आपको अगर परसेंटेज अबंडेंस के टर्म में अगर पूछता है, ठीक है ना, तो इस तरह से गिवन रहेगा आपके पास। वैसे भी अगर वापस से हम लोग रेशियो अगर निकालें तो वापस से 3:1 ही आने वाला है ना। तो सेम ही चीज़ है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा लगा, हाँ मोल पर रेशियो के टर्म में पूछ रहा था, यहाँ पर परसेंटेज अबंडेंस के टर्म में पूछेगा, ठीक है ना, या परसेंटेज के टर्म में पूछेगा, सिंपली कहिए आप। तो परसेंटेज अबंडेंस का मतलब 60-75% के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो अमाउंट है वो 75% मिलता है आइसोटोप्स के फॉर्म में, इसका जो है 25% मिलता है, ठीक है। अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास हम लोग निकालें, ठीक है ना, तो फार्मूला यही रहेगा हम लोग के पास, ठीक है ना, N1A1 + N2 A2 + N1 + N2। तो देखिएगा ये हम लोग का N1 है, ठीक है, ये हम लोगों का N2 है, ये A1 है और ये A2 है। अब रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। N1 कितना 75 × 35, ठीक है, और फिर 25 × 37, N1 + N2, तो N1 + N2 75 + 25, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, कितना आएगा, नीचे तो 100 आएगा, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 40, तो 70-75 है ना, 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, छोड़िए 35 5 35 2 37, ठीक है ना, 5 3 15, ठीक है ना, और 7 1 22, 5 7 5 12 6 2, ठीक है ना, आएगा ना 2625, है ना, 3000 आएगा। 3000 में से 75 बचे कितना, 5 बचे 25, 5 7 35, 325 मैंने सही आया, ठीक है ना। 37 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 35 × 25, ठीक है ना, कितना आएगा 35 3 5 3 15 3 18 5 7 2 14, ठीक है ना, 1 3 6 1 7, ठीक है, 5 12 1 9 925, ठीक है ना। 25 3 75 होता है, 25 × 100 4 1000 आएगा, 25 × 100 हाँ 1000 आएगा, 25 3 75, 1000 में से 75 माइनस कर दे 925 आएगा, सही, ठीक है ना, सही आया। वैसे चेक कर लेंगे आप दोबारा, ठीक है ना, क्रॉस चेक कर लेंगे ताकि सही रहे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके लिख लिया, आप कैलकुलेशन कर भी लेंगे आप सही से। आप देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 5 0, ठीक है ना, 0 आएगा, ठीक है ना, 0 0 9 2 4, ठीक है ना, 4 4 1 5, ठीक है, 9 6 15, ठीक है ना, 2 1 3 डिवाइड बाय 100, देखिए कितना आया 35.5 आया ना, वापस से आएगा नहीं, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, है ना। तो क्वेश्चन दोनों टर्म में पूछता है, या तो आपको मोल रेशियो के टर्म में पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपसे ये क्वेश्चन ये परसेंटेज अबंडेंस के टर्म में पूछ सकता है आपसे वो क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला था, फार्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है ना, यही फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 आइसोटोप्स था तो हम लोग 2 वाला ही लगाए, 3 आइसोटोप्स था 3 वाला लगाते, 4 आइसोटोप्स था 4 वाला लगाते, लेकिन फिलहाल हमारे पास आइसोटोप 2 ही था, इसलिए सेम क्वेश्चन ये क्लोरीन के टर्म में ही लिए, ताकि एक बार मोल रेशियो के टर्म में आपको समझा दिए हम, ठीक है ना, एक बार परसेंटेज अबंडेंस के टर्म में समझा दिए, ताकि दोनों जगह से आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। आप लिख लें इसको आप, ठीक है, चलिए हटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ना, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरी तरह से अब डील करते हैं, ठीक है ना, देखिए ताकि आपको बात थोड़ी समझ में आए, ये क्या क्या एक ही चीज़ से क्या ना क्या क्या देखिए पूछ सकता है आपसे, ठीक है, समझेंगे बात को आप।
लिखिए क्वेश्चन लिखिए इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, then find percentage existence of क्लोरीन 35। ठीक है, बात समझ आई। हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन के साथ देख करके आप ये बता सकते हैं कि क्लोरीन 35 का परसेंटेज 75% था, क्योंकि पीछे भी सॉल्व किया भी हम लोग क्वेश्चंस को, है ना। लेकिन मेरे समझाने का मकसद ये नहीं कि अब देखिए, अगर पहले हम लोग को परसेंटेज दिया या मोल रेशियो दिया तो वहाँ से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके लाए, ठीक है। अगर एवरेज एटॉमिक मास लिख के दे दिया तो फिर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सेम ही क्वेश्चन है। तो अब देखिए, आपको तो आंसर पहले से पता है कि 75% आएगा, फिर भी लेकिन देखिए बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। ये अप्रोच ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना ज़रूरी है, याद नहीं करना है किसी चीज़ को कि हाँ याद कर लिया है, ठीक है। अभी तो पीछे बनाया था, याद हो गया होगा कि 75 आया था, लेकिन आप समझिए बनाएंगे कैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको जो होमवर्क मिलेगा तो दूसरा क्वेश्चन ही मिलेगा, है ना। इतना सिंपल तो देंगे नहीं है फिर आपको, वही जो हम बनाए हैं। तो देखिए समझिए बात को, क्लोरीन है, ठीक है ना। तो क्लोरीन 35, ठीक है, क्लोरीन 37, ये दो ठो एग्जिस्ट करता है। लेकिन 35 के बारे में पूछा कि 35 का परसेंटेज बताइए। इसका एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 35.5, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए, ठीक है ना। लेट परसेंटेज को क्या मान लीजिए आप, इसके परसेंटेज को x मान लीजिए, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 - x होगा। दो आइसोटोप्स है, ठीक है ना, दोनों का जो समेशन जो आएगा परसेंटेज का, वो जाहिर सी बात 100 आएगा। जैसे पीछे था वो 75% Cl35 था और Cl37 25, दोनों का 100% होगा। तो एक के परसेंटेज को हम लोग x मान लिए, दूसरे परसेंटेज को जाहिर सी बात 100 - x होगा। वापस से वही फार्मूला लगाइए, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। फार्मूला क्या, N1A1 + N2A2 डिवाइड बाई N1 + N2 था ना, ठीक है। अब आइए बात, तो ये N1 है, ठीक है ना। तो N1 कितना x और A1 कितना 35, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना, 35x, ठीक है ना। यहाँ N2, ठीक है ना, A2, तो आप क्या लिख लीजिए 37 × 100 - x लिख सकते हैं ना, ठीक है। डिवाइड बाई N1 + N2, तो N1 ये है, ये N2 ये है, तो दोनों को जोड़ो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 35.5 है। चलिए बात समझ में आ रही है, हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अभी तो बच्चा गाँव सॉल्व कर सकता है ना कि नहीं, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3550 आएगा। बचपन में ऐसा तो हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं ना। आप 2 वेरिएबल्स पढ़ के आए हैं, सिंगल वेरिएबल पढ़ करके आए हैं आप 10th क्लास में, ठीक है। इतना तो उम्मीद रखते हैं कि ये सब आप बना सकते हैं। नहीं बने तो करना क्या है कि पहले बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा कर लीजिए, प्रैक्टिस, है ना। या तो हम केमिस्ट्री पढ़ाने बैठे हैं, मैथ्स पढ़ाने बैठे नहीं हैं। देखिए क्या कीजिएगा, अब आप इसको इधर लेके चले आइए, ठीक है ना। तो 37x - 35x लिख सकते हैं ना, बराबर 3700 - 3550 लिख सकते हैं कि नहीं, समझे कि नहीं बात को। इस माइनस वाले को इधर लेके चले आए, प्लस हो गया, इस प्लस वाले को इधर लेके माइनस हो गया, इसको उधर लेके चले गए, माइनस हो गया, ठीक है ना। चलिए इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 2x आएगा, इसमें से माइनस कर लिए कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। 0 आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से माइनस कर दीजिए 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से माइनस कर लीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए ठीक है ना, 37 3550 सही है, ठीक है ना। x बराबर कितना लिखेंगे 150 डिवाइड बाई x, सॉरी x नहीं 2, है ना। तो x बराबर कितना 75%। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं।
तो देखिए यही जो फार्मूला है था ना, यही रामबाण इलाज है। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके इसके ऊपर चले आना है। अगर हम लोग को मोल परसेंट दे रखा है तो इधर पुट कीजिए, एवरेज एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। परसेंटेज टर्म में दे रखा है, यहाँ डेटा पुट कर दिए, एवरेज एटॉमिक मास निकल के लिए आएगा। अगर क्वेश्चन में पहले से एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है तो आपको अगर परसेंटेज पूछता अगर है तो आप इस फार्मूले में वापस चले आइए, सबको अपनी अपनी जगह पर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस में लिख लें आप इसको आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको हम दिखाते रहे, ठीक है ना, आप बना लेंगे इसको आप। ठीक है, लिखिए द फ्रैक्शन अबंडेंस of neon ठीक है ना, neon 20, neon 21 and neon 22 are the fraction abundance of neon 20, neon 21 and neon 22 are 0.905। ठीक है ना, उसको कंप्लीट कर लीजिए आप। फ्रैक्शन कितना, 0.9051, 0.0027, 0.0027 and 0.0922 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22 आर 90.51। ठीक है ना, 0.9051, फिर 0.0027 एंड 0.0922 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। ठीक है, तो जैसे अभी एवरेज एटॉमिक मास निकाले थे हम लोग क्लोरीन का, वैसे ही निकालना है आपको। ठीक है ना, वो फार्मूला पुट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। लेकिन सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, लिखिए बोरोन एग्जिस्ट इन नेचर। बोरोन एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है ना, बोरोन एटॉमिक नंबर 5। बोरोन एग्जिस्ट इन नेचर B10 and B11. Boron exists in nature B10 and B11. If the average atomic mass of boron, if the average atomic mass of boron is 10.8, if the average atomic mass of boron is 10.8 mu, 10.8 mu, average atomic mass of boron is 10.8 mu, then find mole percent, then find mole percent of B11। ठीक है, ऑप्शन ये 20%, 30%, 70% एंड डी ऑप्शन 80%। चार ऑप्शन है। ठीक है, 20%, 30%, 70% एंड 80%। ठीक है ना, ये लिख लीजिए ऑप्शन आप। ठीक है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग एवरेज मोलर मास पढ़ेंगे हम लोग। एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर।
गैसियस मिक्सचर, ठीक है। चलिए देखिएगा कहाँ गया। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास सिर्फ इसलिए पढ़ाया गया ताकि ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा सा कर देगा, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन सब है ना वो आसानी से बनने लगेगा आपको। तो एक तरह से सपोर्टिव रोल में था ये एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। किसके लिए? तो ये एवरेज मोलर मास के लिए, ठीक है ना। इसको हम लोग समझ लिए, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो फिर आपको एवरेज मोलर मास का भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। देखिएगा फॉर्मूला क्या लिखेगा ना, एवरेज मोलर मास, ठीक है ना। वही फार्मूला रहना दीजिए, ठीक है ना। बात समझ आई? वही A1N1, ठीक है ना, प्लस A2N2 प्लस A3N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। इसमें चाहिए तो आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते हैं ना, जहाँ पर A लिखा है ना वहाँ पर M1 लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। देखिए आप समझिए बात, ऐसा किए क्यों ना हम लोग, ऐसा लगता है सही से नहीं चल रहा, ठीक है ना। ठीक है, किए क्या हम लोग ना, ये जो A1 A2 और A3 जो पीछे वाले टॉपिक में था ना वो एटॉमिक मास हम लोग कम मान रहे थे, ठीक है ना। अभी फिलहाल मॉलिक्यूल का केस सब लेंगे, ठीक है ना। मोलर मास आएगा तो वहाँ पर इसलिए हम लोग A1 को आप चाहिए तो M से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहिए तो A1 भी रहने सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए एजम्पशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप अगर एटम के केस में, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वही A1 एटॉमिक मास कहलाएगा, और मॉलिक्यूल के केस में अगर आप मोलर एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करें तो वही A1 उस टाइम मोलर मास की तरह एक्ट करेगा। ये इसलिए आप M से डिनोट कर दिए, ठीक है ना। उससे कोई फंडामेंटल नोटेशन है, ठीक है ना। आप ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए एवरेज मोलर मास कब कैलकुलेट करते हैं ना, गैसियस मिक्सचर के लिए, ठीक है ना, होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर के लिए, ठीक है। जैसे एयर है, तो एयर में बहुत सारा गैस है ना, बचपन से पढ़े हम लोग। तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी और भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, बहुत सारे गैसेस है, ठीक है ना। तो आपको ना उस डेटा प्रोवाइड करेगा कि उस एयर के अंदर किस गैस का आपको किस किस गैस के बीच का एवरेज मोलर मास निकालना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। एयर है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग दो गैस के बारे में कंसीडर कर ले, एक O2 और एक N2 के बारे में, ठीक है ना। और मान लेते हैं क्या कि N2 का जो परसेंटेज एबंडेंस है यहाँ पर वो 80% है, ठीक है ना, और O2 का 20% है। वो कैलकुलेशन की आसानी के लिए, ठीक है ना, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन की आसानी के लिए मान लिए हम लोग, ठीक है। अब इस केस में हम लोग को एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, एवरेज मोलर मास। वही फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है ना, M1N1, ठीक है ना, प्लस M2N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। दो ही गैस के बारे में इसलिए हम लोग दो ही को कंसीडर किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये N1 का वैल्यू है इसका, ठीक है ना, परसेंटेज एबंडेंस जो है, ठीक है ना, ये N2, ये परसेंटेज एबंडेंस है, परसेंटेज एबंडेंस, ठीक है। तो सारा डेटा वगैरह पुट कर दीजिए, ठीक है ना। 20% है यहाँ, 20% पुट कर दीजिए। N1 का वैल्यू और M1 का वैल्यू कितना आएगा, 16 दूना 32, 32 है ना, ठीक है। फिर उसके बाद M2, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना, 28 है ना, 14 होता है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा, और ये 80, ठीक है, डिवाइड बाई N1 प्लस N2। N1 का वैल्यू कितना, ये, ठीक है ना, 20 प्लस 80 N2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 32 दूना 64, 640 आएगा, ठीक है ना, प्लस 28 8 64 4, ठीक है ना, 8 दूना 16 16 और 6 16 4 20 2 22, ठीक है, 2240 आएगा। इन दोनों को जोड़ ली 100 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो वापस से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज मोलर मास, ठीक है ना, एवरेज मोलर मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए आप, दोनों जोड़िएगा कितना आएगा, 2240 और 640, तो 2840 है ना, डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, 28.40 है ना जी, ये ना आएगा, देख लीजिए जोड़ के, 0 0 4 4 8, नहीं सॉरी 4 4 8 ना होगा जी, ठीक है,
28.80 इसका एवरेज मोलर मास कैलकुलेट होकर के आएगा। ठीक है ना, लिख लिया आप इसको। ठीक है, लिख लिया आप। और यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा गया अबंडेंस का। ठीक है ना, तो आपको ये डेटा वगैरह किस एयर के अंदर ना किस गैस का आपको उसको परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास एवरेज मोलर मास चाहिए उसको। ठीक है ना, वो आपको ये डेटा वगैरह प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद छोड़ दे रहे हैं आप। बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, लिखिएगा कैलकुलेट द कंपोजिशन। हो गया नहीं, लिख लिया आप। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। Gaseous mixture of NO and NO2. Calculate the composition of gaseous mixture of NO and NO2. Of NO and NO2. If the average molar mass, if the average molar mass is 38 is 38। ठीक है, तो पहले भी उसमें 2 क्वेश्चन था, इधर 1 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है ना, बना लीजिएगा। कभी कभी पूछता है एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन सब, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको इस तरह क्वेश्चन शायद NCERT में भी एक मिल जाएगा शायद, वो क्लोरीन वाला ही शायद है। ठीक है ना, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप देखिएगा अगर आपका बुक है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा उसमें क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बात हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तब तक के लिए रहने दीजिए यहीं तक। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। बढ़िया से खाइए पीजिए। ठीक है ना, पढ़ाई कीजिए, और कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ज़रूर लें आप। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।